नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुरजीत सिंह आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। आज हम तीसरा पाठ है वो पढ़ रहे हैं और तीसरे पाठ का नाम क्या है? गिल्लू। तीसरे पाठ का क्या नाम है? गिल्लू। और इसकी लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा है वो लेखिका है। गिल्लू एक गिलहरी का नाम है और वो किस तरीके से है इसके बारे में है वो आज हम पढ़ेंगे। देखिएगा, गिल्लू एक रिपोर्टाज है जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है एक संस्मरणात्मक रूप में। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास यानी अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा यानी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण यानी गिल्लू की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। वह तो इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। ये कौन? महादेवी वर्मा यानी लेखिका कहती है। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा तो दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअवल जैसा खेल रहे थे। यानी एक दूसरे को छूने का खेल है वो खेल रहे थे उसके जैसा। यह काक भुसुंडी यानी कौवा, यह एक प्रकार का ऋषि। तो यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति अवमानित। यानी कभी वह समादृत, कभी वो बहुत ज्यादा आदर पाता है, कभी उसका अनादर होता है, कभी वो बहुत ज्यादा सम्मानित हो जाता है और कभी है वो अवमानित हो जाता है, तिरस्कृत हो जाता है। हमारे बेचारे पुरखे यानी जो दादा परदादा है वो न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर यानी कौवा बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, यानी आना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ यानी दूर स्थान पे रहने वाले जो प्रियजन है, तो प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। अगर कोई मेहमान आता है तो छत पे या आसपास में कौवा है वो काऊ काऊ करता है तो लोग कहते हैं कि आज है वो मेहमान आने वाले हैं। तो यहाँ पे कवियत्री यानी यहाँ पे लेखिका है वो कहती है कि इसमें जो हमारे प्रियजन है उनको भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काऊ काऊ करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। तो जब कौवा काऊ काऊ करता है तो उसको अवमानना के अर्थ में है वो प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव यानी जो छोटा सा जीव है उस पर मेरी दृष्टि यानी नजर रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा था। पास में जाकर के देखा तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था। यानी यहाँ पे जहाँ पे दीवार और गमला उसके बीच में है वो क्या, वो गिलहरी का बच्चा वहाँ पे जिस पे है वो कौवा है वो चोंच मार रहा था। तो जैसे ही उसको देखा तो लेखिका की नजर है वो उस पर पड़ गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था। संभवतः कहां से गिर पड़ा? वो घोंसले से। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे, कौवे है वो उसके अंदर क्या खोज रहे थे? सुलभ आहार यानी भोजन खोज रहे थे। क्वाक द्वय यानी दोनों कौवों की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। लघु प्राण यानी उस गिलहरी के छोटे बच्चे के लिए वो जो दो चोंचों के घाव है बहुत थे वो।
अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। जो जो बेचैत हो जाता है तो निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। यानी सबने मुझे कहा कि कौवे की चोंच जब लग जाती है तो उसके बाद में इसका बचना संभव नहीं है, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। अतः इसको है वो ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। लेखिका कहती है कि मेरा मन है वो नहीं माना। उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन, यानी ये एक प्रकार की दवाई होती है जो घाव पे लगाई जाती है, का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे करके, यानी उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों और दुलक गई, यानी बाहर है वो गिर गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। यानी काफी मशक्कत के बाद में, यानी काफी प्रयास किया गया, उसके बाद एक बूंद है वो पानी की उसके मुंह में है वो डाली जा सकी। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। यानी तीसरे ही दिन है वो क्या हो गया, स्वस्थ हो गया, अच्छा हो गया। 3-4 मास यानी 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ, स्निग्ध यानी चिकना, चिकने रोएं और झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे, गिल्लू कहकर बुलाने लगे। तो उस छोटे गिलहरी के बच्चे का क्या नाम रखा गया, गिल्लू नाम है वो रख दिया। यानी जातिवाचक से इसको व्यक्तिवाचक है वो बना दिया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। यानी मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसको कहाँ लटका दिया, तार से खिड़की पर लटका दिया, और वही 2 वर्ष तक गिल्लू का क्या रहा, घर रहा। वह स्वयं यानी खुद हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों यानी मोतियों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। यानी उसकी जो समझदारी और कार्यकलाप, वो कार्य जो करता, उस पे है वो सबको क्या होता, आश्चर्य होता। उसकी गतिविधियों पे है वो लोग, उसकी गतिविधियां देखकर है वो आश्चर्यचकित हो जाते। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा, यानी तीव्र यानी अधिक इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। यानी एक अच्छा तरीका है वो खोज निकाला मेरा ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करने का। क्या? वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। जब तक मैं पकड़ने के लिए उठती नहीं तब तक वही क्रम है वो चलता रहता। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लघु यानी छोटा शरीर, लघु का मतलब छोटा, गात यानी शरीर, तो जो छोटा शरीर है वो लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में यानी आश्चर्यजनक स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा होकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के भीतर का प्रथम बसंत आया। गिल्लू के भीतर का क्या आया? प्रथम बसंत। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी।
गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू जैसे ही जाली के पास में बैठ कर के बाहर की तरफ झांका करता तो लेखिका को लगा कि अब इसे मुक्त कर देना चाहिए, यानी इसको मुक्त करना चाहिए। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच की मुक्ति की सांस ली, यानी इस छोटे से जो जाली के पास जो जगह रखी उससे है वो बाहर है वो गया और वहां मुक्ति की सांस है वो उसने ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा कि जैसे ही लेखिका है वो कॉलेज से घर आती है तो वहां तब वो वापस गिल्लू है वो उसी जगह से वापस है वो अंदर आ जाता है और कभी है वो सिर से पैर तक है वो क्रम है वो इसी तरीके से, कभी वो सिर से पैर तक जाता कभी पैर से सिर तक, तो वो इस तरीके से दौड़ है वो लगाने लगता। तब से यह नित्य का क्रम हो गया और तब से यानी उस दिन से यह नित्य का क्रम हो गया। जब है वो लेखिका कॉलेज जाती तो वो बाहर चला जाता और वापस जब आती तो वो वापस आ जाता और इसी तरीके से उनके साथ में खेला करता। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई, यानी पैदा हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट यानी जो पर्दे की सलवट होती है तो उसमें, तो पर्दे के चुन्नट में, और कभी सौंजूही की पत्तियों में वो क्या करता, छुप जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता, यानी याद नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था, गिल्लू इनमें अपवाद था, यानी गिल्लू ऐसा कर सकता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। वो चाहता कि वो थाली में बैठ जाए और वो यहीं पे खाना खाए। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। लेखिका कहती है कि मैंने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास में बैठना, अंदर नहीं बैठ करके बाहर पास में बैठना है वो उसे सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, यानी उस गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था, काजू। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता। अगर काजू नहीं मिलता तो दूसरी चीजें या तो लेता ही नहीं और लेता तो झूले से नीचे फेंक देता। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा, यानी एक बुरी दुर्घटना हो गई, मोटर दुर्घटना, जिससे वो आहत यानी चोटिल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। किसको, लेखिका को। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता कि जब मैं वहां पे नहीं मिलती तो वापस से वो जाकर के अपने झूले में बैठ जाता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, यानी उसने काजू है वो नहीं खाए, यानी अपना प्रिय खाद्य भी है वो उसने नहीं खाया, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता यानी तबीयत खराब जब रही तब मैं
वह तकिए पर, यानी जब अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका यानी जो सेवा करने वाली जो स्त्री होती है उसको परिचारिका कहते हैं, यानी सेविका। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वदा नया उपाय खोज निकाला। अब क्या नया उपाय खोज निकाला? वह मेरे पास रखी सुराई पर लेट जाता और इस प्रकार समीप ही रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, यानी गिलहरियों का जो जीवन काल है वो मात्र 2 वर्ष का होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया, यानी गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी अब आ ही गया, यानी वो 2 वर्ष का है वो हो गया। दिन भर उसने न कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ रखा। मरणासन यानी जो मरने के निकट की अवस्था होती है, उसमें उसने इस स्थिति को पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि जैसे कि मैंने जागकर हीटर जलाया, यानी मैंने जागकर क्या जलाया? हीटर जलाया और उसे उष्णता देने यानी उसको गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की यानी सुबह की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, यानी सोन जूही जो है, सोन जूही की लता है, उसके नीचे गिल्लू को क्या दी गई? समाधि दी गई। इसीलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, यानी इसलिए भी वहां पे समाधि दी गई क्योंकि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो संस्मरण है यानी रेखा चित्र जो लेखिका महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा है वो आपको समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर है वो हम अगले वीडियो में है वो देखेंगे।